हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गोविंद गुप्ता आपके अपने परिवार साइंस इंजेक्शन में आपका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन मुंह में रखते हैं तो मुंह में दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लार ग्रंथियां होती है। ये भी भोजन को पचाने का कार्य करती है। उसके बाद जब भोजन ईगोफेकस यानी ग्रास नली में जाता है, उसके बाद इसके बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। इसके अलावा और भी दो ऑर्गन होते हैं, एक तो यकृत हो गया और दूसरा अग्नाशय हो गया, जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग पोषण के बारे में समझते हैं, आखिर पोषण होता क्या है। चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण करते हैं, यानी पोषण कहलाते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसकी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मुख्य पोषक तत्व, वो हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को शरीरों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया मुख्य पोषक तत्व। और दूसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे खनिज और विटामिन। इनकी हमें कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। देखिए पोषण की दो विधियां हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। जैसे वह देखने में बिल्कुल सवाल की तरह रहते हैं, इसीलिए इसे नीला हरित सवाल कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हरे पादप में पोषण कैसे होते हैं, वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे देखते होइएगा, पौधे अपना भोजन सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और मिट्टी से CO2, मिट्टी से जल और खनिज लवण ये प्राप्त करते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके लिए एक समीकरण भी है, जिसे प्रकाश संश्लेषण समीकरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलिक्यूल और जल का 12 मोलिक्यूल, ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन हम लोगों का शरीर की इसकी बहुत अधिक मात्रा है जीवित रहने के लिए। कभी कभी देखते होइएगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि पौधे श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैसों का उपयोग करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, वह श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो उसमें आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अंतर्गत हरे पादप और नीला हरित सवाल को छोड़कर जितने भी जीव आते हैं वो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला मिलितोपजीवी पोषण, दूसरा हो गया प्राणी संपोषण और तीसरा हो गया परजीवी पोषण।
तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। मृतोपजीवी पोषण उसे कहते हैं जो किसी डेड सेल, यानी कि कोई भी जानवर हो, कोई भी पेड़ पौधे का पत्तियां जो गिर जाता है, उससे जो भी पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखते होइएगा कहीं भी जानवर मरे हुए रहते हैं, पेड़ पौधे का पत्ता गिरा हुआ रहता है, उसे कुछ सूक्ष्म जीव उसे खाते रहते हैं, वो मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया प्राणी संपोषण। इसके अंतर्गत प्राणी संपोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीकों को अपनाते हैं, यानी जितने भी जानवर, यानी मनुष्य भी हो और जितने भी सजीव होते हैं, जो कि मृतोपजीवी पोषण को छोड़कर। तीसरा हो गया परजीवी पोषण। परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो कि किसी सजीव के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उनसे पोषण ग्रहण करते हैं, वो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कभी कभी हमारे शरीर में जो जू हो जाते हैं वो हमारे शरीर से पोषण ग्रहण करते हैं, वो भी परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे भी हमारे आंत में बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमसे पोषण ग्रहण करते हैं, वो भी इसके परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मच्छर हो गया, जो कि हमारे रक्त को चूसकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो भी परजीवी पोषण के अंतर्गत आ गया। अब समझते हैं कि प्राणी पोषण के अंतर्गत जैसे हम लोग भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, उससे कुल 5 चरण हैं जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उसे त्याग देते हैं। जैसे पहला हो गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण उसे कहते हैं जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वह अंतर्ग्रहण, जो भी हम भोजन करते हैं उस अंतर्ग्रह प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया पाचन। जैसे जटिल खाद्य पदार्थों को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, यानी छोटे सरल अणुओं में तोड़ना, वो पाचन कहलाते हैं। तीसरा हो गया अवशोषण। पचे हुए भोजन का शरीर में अवशोषण की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और तीसरा हो गया स्वांगीकरण, मतलब पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए और वृद्धि और मरम्मत के लिए करते हैं, इसे स्वामीकरण कहते हैं। और पांचवा हो गया मल त्याग। जो भी हमारे शरीर में अपचित भोजन होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, उसे ही उत्सर्जन कहते हैं, जो कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में कैसे पोषण होता है? अमीबा अपना भोजन ग्रहण सूडोपोडिया के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी सूडोपोडिया का अर्थ हुआ अमीबा देखते हो ये अपना आकार हमेशा मतलब बदलते रहता है, तो वही उसे चलने में मदद करता है, उसे सूडोपोडिया कहा जाता है, यानी झूठा पैर। उसके कारण वो भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर अंदर में खाद्य रिक्तता बन जाती है और उसके कारण वो खाद्य रिक्तता में कोशिका द्रव्य को सम्मिलित करते हैं, जिससे वो भोजन पाचित हो जाता है और उसके बाद वो खाद्य रिक्तता बाहर खुलती है और अपचित जो भी भोजन होते हैं उसे बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। यही इसमें लिखा हुआ है ये सब। जब भोजन रिक्तता बाहर की ओर खुलती है तो अपचित भोजन का निष्कासन हो जाता है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मानव में पोषण कैसा होता है। मानव में पोषण कैसे होते हैं? मानव में पोषण कैसे होते हैं? जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं तो दांत हमारी उस भोजन को काटने और पीसने का कार्य करती है। जीभ हो गया वो हमारे भोजन को मिलाने का काम करती है। लार ग्रंथियाँ हुआ जिससे लार निकलती है, वो भोजन में मिलकर उसे अच्छे से मिक्स कर उसे पचाने का काम करती है। उसके बाद इसोफेगस हो गया, यानी ग्रास नली, उसके माध्यम से भोजन आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले मानव तंत्र की संरचना देख लीजिए। ये मुख हो गया, ये इसोफेगस हो गया, ये लीवर हो गया, ये पेट हो गया, और ये छोटी आंत हो गया, और ये बड़ी आंत हो गया। पाचन तंत्र के अंतर्गत इसे 2 वर्गों में बांटा गया। पहला जो कि मुख्य होता है और दूसरा जो कि सहायक होता है।
जैसे पहला मुख्य हो गया मुंह गुआ, एसोफेगस यानी ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके अंतर्गत और भी ऑर्गन होते हैं जो कि बाहर रहकर भोजन के पचाने का काम करती है। उसे कुछ निकलता है और जाके छोटी आंत में मिलता है और भोजन को पचाने में सहायक करता है, इसलिए सहायक इसे कहते हैं। पहला हो गया लार ग्रंथि, दूसरा हो गया जठर ग्रंथि, और तीसरा हो गया यकृत, और चौथा हो गया अग्नाशय। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला हम लोग मुंह गुहा में समझते हैं कि मुंह गुहा में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो कि पाचन तंत्र में अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले देखिए मुंह गुहा, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग मुंह गुहा। मुंह गुहा में सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में समझते हैं कि मानव शरीर में कितने दांत होते हैं, उनके क्या क्या कार्य है और इसे कैसे हम लोग उसका उपयोग करते हैं उसके बारे में समझते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के कुल दांत होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रोदनक, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक। कृंतक एक एक करके समझते हैं। कृंतक हमारे भोजन को काटने का काम करती है। जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, तो जिससे हम काटते हैं वो कृंतक का कार्य है, वो भोजन का काटने का काम करती है। इसके बाद दूसरा हो गया रोदनक, जो भी ऐसे मीट मछली जो भी हम खाते हैं, जो भी कठोर चीज़ खाते हैं, तो उसे फाड़ने का काम रोदनक करती है। और अग्र चवर्णक का काम हो गया उसे मोटा पीसने का काम। अग्र चवर्णक उसे मोटा पीसती है और चवर्णक उसे पतला करती है, यानी महीन पीस कर देती है। यही समय लिखा हुआ है। चलिए आप समझते हैं कि दांतों की संख्या कितनी है, यानी बालक में कितनी है, यानी चाइल्ड में कितनी है, और एडल्ट यानी वयस्क में कितनी है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा वयस्क में कितने दांत होते हैं। जैसा कि हम लोग बताए हैं कि टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। 16 ऊपरी जबड़े में हो गया और 16 निचली जबड़े में हो गया। तो 16 को हम लोग 16 ऊपरी जबड़े में हो गया, 16 निचले जबड़े में हो गया। इसे भी 8 कट करके 2 वर्गों में बांटा गया। जैसे हम लोग 8 का दांत 16 को 2 भाग में बांटेंगे तो 8 इधर हो गया और 8 इधर हो गया। जैसे इधर दांत होते हैं वैसे इधर भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊपरी जबड़े में भी सेम दांत होते हैं। तो हम लोग 8 को समझ लेंगे तो समझ लीजिएगा कि हम लोग 32 को भी समझ लिए। जैसे देखिए कृंतक की संख्या हमारे दांतों में 2 होती है। आगे के जो 2 होते हैं वो कृंतक हो गया, और इसके बाद जो हो गया वो एक हो गया जो रोदनक हो गया, और दूसरा हो गया जो अग्र चवर्णक, इसकी संख्या 2 हो गई, और तीसरा चवर्णक हो गया, इसकी संख्या 3 हो गई। यानी टोटल 8 दांत हो गया। तो 8 इधर भी हो गया, यानी सेम हो रहता है, तो 16 हो गया, और 16 ऊपरी जबड़े में भी रहते हैं, यानी 32 हो गया। इसे हम लोग तीत फार्मूला के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे तीत फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे याद करने में आसान होगा। 2123 बटा 2123, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 2 कृंतक हो गया, 1 रोदनक हो गया, और 2 चवर्णक हो गया, 2 चवर्णक हो गया, अगर 2 अग्र चवर्णक हो गया, 3 चवर्णक हो गया। ये हम लोग 8 पढ़ लेंगे तो 8 इधर भी होते हैं, और 16 हो गया, 16 ऊपर में भी होती है, यानी 32 हो जाएगा टोटल। तो आप लोग याद रखिएगा 2123 बटा 2123, इससे हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे हम लोग दूध के दांत कहते हैं। ये टूटने के बाद दोबारा भी आते हैं। जैसे इनमें होते हैं कृंतक की संख्या 2 हो गए और रोदनक की संख्या 1 हो गए। इसमें अग्र चवर्णक की संख्या नहीं पाया जाता है और चवर्णक की संख्या 2 पाया जाता है। इसे भी हम लोग तीत फार्मूला के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 2102 बटा 2102, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि कृंतक की संख्या 2 हो गई, रोदनक की संख्या 1 हो गई, और अग्र चवर्णक की संख्या 0 हो गई, और चवर्णक की संख्या 2 हो गई। यानी टोटल 20 दांत है, 10 ऊपरी जबड़े में और 10 नीचे जबड़े में। 10 को भी हम क्यों पढ़े, हम लोग 5 को पढ़ लेंगे तो सेम ठीक उसी प्रकार अगला 5 भी होते हैं, यानी 10 जो भी होते हैं निचले जबड़े में उसको पढ़ लेंगे, और 10 जो ऊपरी जबड़े में होते हैं उसको भी पढ़ लेंगे। तो जैसे कृंतक 2 हो गया, रोदनक 1 हो गया, अग्र चवर्णक 0 और चवर्णक 2, यानी 5 इस साइड 5 इस साइड, 10 और 10 ऊपर 20। आप लोग हाथी के दांत देखते होइएगा, जो 2 आगे निकले रहते हैं, उसे द्वितीय कृंतक में शामिल किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान भी रखिएगा। अब देखते हो ये दांत का जो ऊपरी एरिया है ये एनामिल का बना हुआ था, जो कि मानव शरीर के सबसे मजबूत होती है।
मजबूत भाग है जो एनामिल का बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो जाते हैं तब एक दांत आता है हम लोग को, उसे हम अकल तीत करते हैं, यानी अकल दांत कहते हैं, जो कि 18 साल के बाद आता है। ऐसा कहा जाता है उसके बाद हम लोग को अकील आया है, ऐसा कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है और ये चवर्णक में शामिल किए जाते हैं, और ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अकल दांत नहीं था तो हम लोग की मृत्यु हो गई थी, ऐसा नहीं। इसीलिए से अवशेष ये भी नहीं भी रहेंगे तभी हमारे शरीर के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि लार ग्रंथि क्या है। लार ग्रंथि से लार निकलता है जो कि भोजन को मिलाने और पचाने का काम करती है, जिससे भोजन मुलायम हो जाए। तो लार ग्रंथि हमारे शरीर में 3 पाए जाते हैं, और लार ग्रंथि से एक एंजाइम भी निकलते हैं जिसे लार युक्त एमाइलेज, जैसे टाइलिन भी कहते हैं। इसे लार युक्त एमाइलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नाशय में भी एमाइलेज एंजाइम बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसीलिए दोनों में मिक्स ना हो, इसीलिए इसे लार युक्त एमाइलेज जैसे टाइलिन दूसरा नाम दे दिया गया है। ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। आपसे अगर पूछा जाए, देखिए वो क्वेश्चन क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अब उसका जवाब सीधा हो जाएगा, मुख से स्टार्ट होता है स्टार्च का पाचन, जो कि माल्टोज में तोड़ देता है। अब हम लोग समझते हैं कि 3 लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। पहला आप लोग समझ सकते हैं पैरोटिड लार ग्रंथियां, जो कि हमारे कान के पास होती है और इनकी संख्या 2 होती है, और तीनों में सबसे बड़ी होती है पैरोटिड लार ग्रंथियां, कान के पास होती है और संख्याओं में 2 होती है। दूसरा होगा सब मैंडुबुलर लार ग्रंथियां, ये दूसरा सबसे बड़ा लार ग्रंथियां है। ये नीचे वाले जबड़े के नीचे होते हैं, यहाँ पर जो जबड़ा होता है वहाँ ये नीचे वाले होते हैं, ये 70 से 75% लार उत्पादित करते हैं। और तीसरा हो जाएगा सब लिंगुअल लार ग्रंथियां सॉरी तीसरा हो गया सब लिंगुअल लार ग्रंथियां, जो जीभ के पीछे उपस्थित होता है। यहाँ पर जीभ है उसके पीछे उपस्थित होती है और लार निकालने का काम करती है। ये तीनों में सबसे छोटी होती है, और सबसे ज्यादा लार उत्पादन सेमिडो लार ग्रंथियां करती है। ये लगभग 70 से 75% लार उत्पादित करती है। चलिए हम लार ग्रंथि के बारे में समझ लिए, अब हम लोग जीभ के बारे में समझते हैं। मुख में जीभ हो गया, अब जीभ के बारे में समझते हैं, जो कि हमारे भोजन को मिक्सिंग यानी मिलाने का काम करती है। जीभ में टोटल 5 रिसेप्टर यानी रस संवेदी रिसेप्टर होते हैं, जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। पहले देखिएगा, हम लोग जो जीभ के टिप पर जो होता है ना, जीभ के टिप पर जिसे हम नमकीन का अनुभव होता है, सॉल्टी का अनुभव होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है उसे कड़वा का अनुभव होता है। जो भी हम कड़वा चिप्स खाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत लगता रहता है, मतलब यहाँ से कड़वा का अनुभव होता है, और इसके साइड में जो होते हैं ना उसे हमें खट्टा का अनुभव होता है, और सॉल्टी के जस्ट बगल में मीठा का अनुभव होता है, और उसके भी जस्ट बगल में कैसालापन का अनुभव होता है, जैसे टमाटर सड़ जाता है उस टाइप का अनुभव मतलब उससे होता रहता है। और जीभ के बारे में हम लोग समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली का काम है भोजन को मुख से उतारकर और अमाशय में ले जाना, और ये इसमें कौन सा गति होता है, क्रमानुकोचन गति से भोजन को मुख से अमाशय में ले जाता है। क्रमानुकोचन गति कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे भोजन को फिर दबाया फिर छोड़ा फिर दबाया छोड़ा, यानी धकेलने का काम करती है, यानी ठेलकर उसे वहां ले जाने का काम करती है। ग्रास नली का सिर्फ यही काम है कि भोजन को उतारने का काम करती है, इसमें भोजन पाचन नहीं होता है। और आगे हो गया अमाशय, जो कि भोजन को स्टोर करती है, और अमाशय भोजन को स्टोर करती है जो कि थैली जैसी संरचना है, और उसके अमाशय के अधिक पेशी दीवारें उसे भोजन को मिक्सिंग करने का काम करती है, अधर मिलाने का काम करती है। और अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि दो प्रकार की होती है। पहला पेस्टिक या इसे मुख्य कोशिका कहते हैं,
इससे एंजाइम का निर्माण होता है। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आप लोग का जवाब होगा कि अमाशय में होता है, लेकिन इसका पूर्ण पाचन नहीं होता। पूर्ण पाचन अगर पूछा जाए तो इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। सिर्फ यहाँ प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में बदल दिया जाता है। और दूसरा हो गया ऑक्सीजेंटिक सेल। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करती है। अब जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है एंजाइम, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पड़ता है तब वो एक्टिव होता है, तब उसको जगाता है और तब ये प्रोटीन को पेप्टिन में बदलने का काम करती है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हो गया अमाशय का अल्सर। अमाशय का अल्सर का अर्थ हो गया कि जो अमाशय है उसमें घाव हो जाना, उसमें जख्म हो जाना, उसमें हेलियोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया पेट में हमारे प्रवेश कर जाते, निकालने के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। इसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाता है शॉर्टकट में। ये पेट की दीवारें म्यूकस की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। म्यूकस का परत ये हो गया जैसे कि हम लोग जैसे सर्दी उर्दी हम लोग का हो जाता है, जो उससे सलेस्मा जैसा निकलता है ना, उसे ही म्यूकस कहते हैं। उसे ही पेट में म्यूकस की एक लेयर बनी रहती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमें रक्षा करती है। जैसे ही बलगम की परत कमजोर होती है, ये बैक्टीरिया उस पर जाकर अटैक करते हैं तो वहाँ की बलगम को कमजोर कर देती है। इसमें पेट का एसिड डायरेक्ट दीवार पर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर जख्म दे देता है, और साथ में पेट के एसिड बैक्टीरिया और अल्सर का कारण बनता है। यही कारण है कि वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते होइएगा वो हमारे मुंह के माध्यम से एक कैमरा जो डालते हैं वो यही पेट में डालते हैं। वह यही चेक करने के लिए डालते हैं कि पेट में कौन सी समस्या है, या पेट का अमाशय का कोई अल्सर है या पेट का कोई अल्सर है या नहीं। वह इसी के कारण उसमें कैमरा डालकर उसे चेक करते रहते हैं। तो यही एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण अमाशय का अल्सर होता है। आप लोग ये ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सका है कौन सी बैक्टीरिया के कारण अमाशय का अल्सर होता है। अगला हो गया यकृत। यकृत हमारे शरीर में मुख्य पाचन अंग नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़े नहीं होते हैं। एक नली के माध्यम से पित्त रस स्रावित करते हैं और ये छोटी आंत को भेज देते हैं। और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो सबसे बड़ा अंग त्वचा हो गया और दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत हो गया। यकृत का पित्त का निर्माण यकृत में होता है और ये पित्राशय में जाकर यानी गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो जाता है, और जब ये आवश्यक जब पड़ती है तो वहां से वो पित्रस निकलते रहते हैं। इसका यकृत का अध्ययन हो गया हेपेटोलॉजी। और लीवर यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में अगर पूछा जाए ना, अगर आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन है तो लीवर हो गया। अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन है तो त्वचा हो गया और दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत हो जाएगा। इसका वजन करीब 1.5 किलो से लेके 1.7 किलो तक होता है और ये सबसे बड़ा अंग है। बाह्य अंग यानी त्वचा को छोड़कर, जैसे कि हम लोग बताए हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बहिस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिनसे कुछ रस निकलता है, जिनसे कुछ एंजाइम निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे हार्मोन का स्रावन होता है, यानी हार्मोन निकलते हैं उसे होता है। जिससे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन निकलते हैं वो नलिका विहीन होती है, और बहिस्रावी ग्रंथि जिससे रस निकलते हैं वो नलिका के द्वारा निकलती है। इसे यह नलिका, इसमें नलिका होता है उसमें नहीं होता है। और यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। और यकृत में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। और पीत रस का निर्माण, जैसे कि हम लोग बोले पीत रस का निर्माण होता है। इसमें एक बिलीरुबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा पीला होता है, और एक बिलीबॉर्डिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। अल्कोहल और ड्रग्स का चपाचा, शराब की अधिकता से लीवर सिरोसिस होता है।
यानी जो भी हम लोग जैसे हम लोग शराब पीते हैं उसका पाचन तो आमाशय के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो भी इसमें जहरीला सब्सटेंस होते हैं, जो भी इसमें जहरीला पदार्थ होते हैं, वो यकृत में अवशोषित कर लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो भी मनुष्य जहर का कंज्यूम करते हैं, यानी जहर जो भी लेते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचते हैं? तो आप लोग इसका आंसर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो यकृत में पहुँचते हैं और यकृत इसे डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है, यानी इसे हटाने का काम करती है। इसी दौरान ये यकृत खराब हो जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, शरीर का पाचन आमाशय के द्वारा होता है, लेकिन जहरीले तत्व लीवर में जमा हो जाते हैं। यही बात है कि विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। इसमें एक कुफर कोशिका होती है जो कि भक्षण का कार्य करती है। जो भी उसमें बैक्टीरिया जो भी कुछ आते हैं वो उसका भक्षण कर लेती है, उसे खा लेती है। यकृत द्वारा उत्पादित होती है, जबकि गॉल ब्लैडर में यानी यकृत के द्वारा उत्पादित होती है और पित्राशय में जाकर जमा हो जाती है। ये वसा का पायसीकरण करता है। यकृत जैसे पित्त जो शराबित होते हैं, पित्त जो निकलते हैं, वो वसा के पहचाने के लिए मुख्य भूमिका होता है। लगभग 95% देखिए आप लोग, 95% पायसीकरण इन वसा का यकृत के द्वारा पित्त रस के द्वारा किया जाता है। वसा अथवा अम्लियों को छोटे टुकड़े में तोड़ना पित्त रस के द्वारा होता है। प्रतिदिन पित्त रस का निर्माण 600 से 700 मिली प्रतिदिन होता है। इसका पीएच मान आप लोग ध्यान रखिएगा। यकृत का पीएच मान 7.9 से 8.5 होता है। जैसे हम लोग बोले, इसका रंग बिलीवर्डिन के कारण होता है। और पित्त रस में देखिए कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं। पहला जल, सबसे ज़्यादा जल हो गया, फिर पित्त लवक, फिर पित्त वर्णक, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर फास्फोलिपिड यानी लिपिड यानी वसा। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला हो गया अग्नाशय। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिश्रित ग्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलते हैं और इससे रस भी निकलते हैं। जैसे हम लोग पिछले की स्लाइड में बताए हैं कि जिससे हार्मोन निकलती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जिससे रस कुछ एंजाइम निकलता है उसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो कि भोजन के पचाने में मदद होती है। ये रक्त शर्करा को नियंत्रण में सहायक होती है। इसमें 2 तरह के हार्मोन निकलता है, पहला ग्लूकोज और दूसरा ग्लाइकोजन। और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसकी खोज लैगरहैंस के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम लैगरहैंस की दुबका भी कहा जाता है, यानी अग्नाशयों को लैगरहैंस की दुबका भी कहा जाता है। संरचना पत्तीनुमा आकार, देख रहे हैं कैसा एकदम पत्तीनुमा आकार का ये लग रहा है। इसका सबसे लास्ट हो गया टेल, फिर ये बॉडी, फिर यहाँ पर हेड हो गया, और ये गॉल ब्लैडर यानी पित्राशय, जो कि यकृत में जमा रहते हैं, और वहाँ से जो भी रस निकलते हैं वो छोटी आंत को भेजा जाता है। और अग्नाशय से जो भी रस निकलते हैं वो भी छोटी आंत को भेजता है, और वहाँ पर उसका पाचन करते हैं। चलिए इसको हम और समझते हैं। इसे 2 हार्मोन, जैसे हम लोग बोले, इसे 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम है, शरीर में अगर रक्त शर्करा ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे कम करने का कोशिश करता है, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और दूसरा ग्लूकागोन का हार्मोन का काम हो गया, अगर रक्त शर्करा ज़्यादा नीचे गिर गया तो उसे बढ़ाने का काम करती है। ग्लूकोज है सो ज़्यादा बढ़ने से घटाने का काम करती है, और ये ज़्यादा घटने से बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिया और इसे हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब उसका अर्थ होता है कि बढ़ाना, और हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब कम होने से बढ़ना, उसे बढ़ने से कम होना। इसके बाद अग्नाशय रस हो गया। यह अग्नाशय रस प्रतिदिन 1 लीटर प्रतिदिन बनता है। इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है, जैसे कि हम लोग बोले हैं। इसमें 3 मुख्य एंजाइम, देखिए उस समय बोले थे 3 मुख्य एंजाइम पाया जाता है। पहला एमाइलेज, जो कि स्टार्च का पाचन करती है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। दूसरा हो गया लाइपेज, जो कि वसा को वसीय अम्ल में तोड़ देता है। और तीसरा हो गया पेप्सिन, जिसे
प्रोटीन को पेप्टाइड्स या अमीनो अम्ल में से तोड़ देता है। अभी भी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। पूर्ण पाचन अगर पूछा जाए तो छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। देखिए अग्नाशय कोशिका जिसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, इसे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसे एंडोक्राइन कहा जाता है और इसे एंडोक्राइन अंतःस्रावी कहता है। जैसे देखिए अल्फा कोशिका, इसे ग्लूकागन हार्मोन निकालता है। जैसे पिछली स्लाइड में चर्चा इसकी है, तो अल्फा पूछा जाएगा अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका जवाब होगा ग्लूकागन हार्मोन निकलता है। और बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इसमें एफ कोशिका भी पाया जाता है। एफ कोशिका यानी एफ सेल, इसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसे अग्नाशय रस निकलता है जो छोटी आंत को भेज दिया जाता है। अब हम लोग सबसे मेन छोटी आंत पढ़ते हैं। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहले इसकी लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं, लंबाई से कितना है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई छोटी आंत की होती है। इसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है और ये इसका व्यास 1 इंच होता है। और इसके कुल 3 भाग हैं। पहला देखिए डेडुनम, दूसरा हो गया जेजुनम, तीसरा हो गया इलियम। अब आपसे पूछा जाएगा कि डेडुनम है जो कि अमाशय से छोटी आंत को जोड़ने का काम कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेडुनम। और इलियम है जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करता है, तो इलियम करता है। अधिकांश पोषक तत्व इसी के द्वारा शरीर में अवशोषण होते हैं। देखिए यहाँ जैसे आंत रस हो गया, आंत रस से 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि पूर्ण पाचक यहीं पर होता है छोटी आंत में। तो यही आंत रस है जो कि बिली नामक संरचना होती है। जैसे उंगली ऐसा रहता है ना, ऐसी संरचना इसकी होती है। ऐसी इसी से जितने भी अवशोषण होते हैं, जितना भी खाद्य पदार्थ उसका अवशोषण इसी से होता है। इसी में ऐसे ऐसे करके लगा हुआ रहता है और इसी से इसका अवशोषण रक्त में मिल जाता है और हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है। आंत रस इसे क्रिप्ट ऑफ लिवर कून द्वारा बने आंत रस से मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। पहला माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। माल्टोज है ना, जिससे माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़, यानी पूरा सिंपल फॉर्म इसे तोड़ देता है। सुक्रोज है, इसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। और लैक्टोज इसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। हम लोग इसका केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ये कौन सी सैकराइड है, क्योंकि सैकराइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा डाइसैकराइड और तीसरा पॉलीसैकराइड। वही ये डाइसैकराइड है। इसकी चर्चा हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग जब करेंगे। इसमें पूर्ण पाचक हो जाता है। जितने भी हम लोग सामान जो भी हम लोग खाते हैं उनका पूर्ण पाचक पूछा जाए तो छोटी आंत में ही होती है। देखिए यही जो इसको बोले थे जेजुनम, छोटी आंत का पहला भाग जेजुनम, इसे शर्करा का भी हो गया, अमीलो अम्ल का भी हो गया, आवासीय अम्ल का भी हो गया, यानी टोटल चीज़ का पाचन छोटी आंत में हो गया। और इलियम हो गया, यह बड़ी आंत से जुड़ा होता है और ये बिली नामक अंगुलिनिमा संरचनाओं से पोषक का अवशोषण करता है। जबकि ऐसा होता है बिली नामक संरचना इससे ही ऐसे करके निकला हुआ रहता है, जिससे जो कि ब्लड यानी रक्त में एब्जॉर्ब हो जाता है और शरीर के संपूर्ण भागों में चला जाता है। हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के भी 3 अंग होते हैं। पहला सिक्कम, दूसरा कोलन और तीसरा हो गया रेक्टम, जिसे हम लोग मलाशय कहते हैं। पहले हम लोग सिक्कम के बारे में पढ़ते हैं। सिक्कम ये बंद थैली और ब्लाइंड सैक के नाम से जाना था। यह जैली जैसा आकार है। यह सिक्कम हो गया, यह जैली जैसा आकार है। इसे ही लास्ट में एक निकला हुआ भाग रहता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते होइएगा तो देखते हुए इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। इसका यही कारण, यही जो बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में दर्द का अनुभव दर्द होने लगता है, यही इसे काट देता है। इसे ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहा जाता है, जो कि बड़ी आंत का भाग है। देखिएगा इसमें इसे वेस्टिगल ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बढ़ जाता है तो हमें दर्द होता है। इसे काटने से कुछ भी नहीं होता, हमारी मृत्यु भी नहीं होती है, इसलिए इसे
वेस्टिगल ऑर्गन यानी ऑब्सेसी अंग कहा जाता है। देखिए सिक्का में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, जो कि सहजीवन का कार्य करती है। ये हमारे सहजीवन का मतलब ये हो गया कि उनसे भी हमें कुछ मिलती है और हम लोग भी उन्हें कुछ देते हैं। जैसे देखिए ये हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर में पोषक जो भी तत्व होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और जो भी पचा हुआ भोजन होता है उसे मल में बनाने का काम ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, जिसके द्वारा इसे उत्सर्जन करके बाहर निकाल दिया जाता है। ई कोलाई हमारे आंतों में रहते हैं और ये हमारे आंतों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करते हैं। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होते हैं। दूसरा बड़ी आंत का दूसरा भाग हो गया कोलन, से पानी का अवशोषण। कोलन से पानी का अवशोषण होता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी का अवशोषण कहाँ से होता है, तो आप लोग छोटी आंत नहीं कीजिएगा, क्योंकि पानी का अवशोषण बड़ी आंत से होता है, जो कि कोलन से होता है। अगर छोटी आंत से पानी का अवशोषण हो जाएगा तो मल को हम लोग त्यागने में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि पानी का अवशोषण होगा तो मल आगे बढ़ेगा नहीं, जिससे हमें कब्जियत की समस्या हो सकती है। इसीलिए पानी का अवशोषण बड़ी आंत से होती है। अब छोटी आंत से देखिए छोटी आंत देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से चीज़ों का पाचन होता है। पहला जैसे हम लोग बोले, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो गया, प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया, फैट का पूर्ण पाचन हो गया, मिनरल्स का पूर्ण पाचक होता है। सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर और विटामिन के को छोड़कर टोटल चीज का पाचन छोटी आंत में होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि शरीर में कौन सा ऑर्गन है जिसका पूर्ण पाचक हो जाता है, तो ये छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। और बड़ी आंत से देखिए क्या क्या चीज पाचन होता है। वाटर का हो गया, और सोडियम और पोटेशियम जो छोटी आंत नहीं कर पाती वो बड़ी आंत कर देती है। इसके बाद जो भी मेडिसिन हम लोग थे वो बड़ी आंत के द्वारा होता है। इसके बाद निकोटीन, कैफीन, कॉफ़ी में जो कैफीन आता है उसका भी पाचन बड़ी आंत के द्वारा होता है। और विटामिन के जो कि छोटी आंत नहीं कर सकता है, जो कि बड़ी आंत कर देता है। और दूसरा हो गया फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट, जैसे जलेबी, डोसा, अल्कोहल, इसका भी पाचन बड़ी आंत के द्वारा ही होता है। और फिर लास्ट में हो गया रेक्टम, यानी मलाशय, मल का कुछ समय तक संग्रहण और फिर गुर्दा से निष्कासन। मलाशय यानी रेक्टम में मल का संग्रहण होता है, और जब उसमें वो भर जाता है पूरा, तो फिर हमें उसे त्यागना पड़ता है, जिसे हम मल त्याग यानी ये गुर्दा के द्वारा यानी एनएस के द्वारा इसे निकाल दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि पाचन तंत्र की बीमारियां। पाचन तंत्र का कई बीमारियां होता है, जैसे पीलिया हो गया, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ये हमारे अगर ये रोग हो जाएगा तो ये हमारे यकृत पर प्रभाव पड़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि यकृत में कौन सा ऑर्गन अंग प्रभावित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यकृत ऑर्गन प्रभावित होते हैं जॉन्डिस के कारण। जैसे हमारा चमड़ी का रंग पीला हो जाएगा और आंखों का रंग पीला होगा, किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन का जो कि हल्का पीला रंग होता है, इसी कारण इसका हल्का पीला रंग होता है, इसी के कारण ये जॉन्डिस होते हैं। देखिए बिलीरुबिन का अतिस्रावन, या ज़्यादा अधिक निकालना, यानी पीला रंग ज़्यादा होना, यही कारण हमारे की त्वचा पीला हो जाता है और आँख भी और चमड़ी भी पीला हो जाती है। दूसरा हो गया डायरिया, जिसे हम दस्त भी कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले के वीडियो में बताए थे, विटामिन B3 के द्वारा ये B3 के कमी से भी डायरिया हो जाता है, जिसे डायरिया का अर्थ लूज मोशन हो जाना। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरिया का बीमारी का मुख्य कारण ये हो गया बहुत अधिक क्रमानुगचन गति, यानी लूज मोशन जिसे हम कहते हैं। बार बार आप लोग जो लैट्रिन जो जाते हैं बार बार, वो बहुत अधिक क्रमानुगचन यानी एकदम पतला सा हो जाना, यानी मल तरलता हो जाना, पतला हो जाना। और भोजन का कम अवशोषण, हमारे शरीर में भोजन का कम अवशोषण होता है, जिससे हमारे शरीर को कमजोरी आ जाती है, इसे डायरिया या दस्त कहते हैं। दूसरा हो गया कब्ज, बहुत अधिक धीमा क्रमानुगचन गति। जैसे कि बोले कि पानी का अवशोषण, जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में बोले कि पानी का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा हो जाता है, तो वो जब अधिक ऑब्जर्व हो जाता है पानी, तो पानी की समस्या हमारी बड़ी आंत में हो जाती है,
वही इससे कब्ज का कारण बढ़ जाता है। बहुत धीमा क्रमण कची मल से अत्यधिक जल का अवशोषण हो जाना। चलो यहीं पर हम लोग आज वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्लास को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला हम लोग चैप्टर करेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।